हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 द फिजिक्स। रेडी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा डिस्कशन हम स्टैंडर्ड 10 में कर चुके हैं, पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 की आज हम शुरुआत करेंगे। उसके अंदर कुछ रेजिस्टर्स की बात आएगी। रेजिस्टर को आपको मालूम है, करंट को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आपको एक दिन मालूम होगा। तो आज हम कहां तक पढ़े और कहां से हमें शुरू करना है उस टॉपिक के बारे में पहले से हम डिस्कशन करेंगे। रेडी? तो चैप्टर नंबर 3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा? चार्ज एक कैसे बना? एक रेस्ट, यानी कि चार्ज वो पड़ा हुआ था, वो कोई मोशन में नहीं था। चार्ज एट रेस्ट। तब हमने दो चैप्टर किए इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कितने चैप्टर पढ़े हमने? दो। और अब चार्ज है वो इन मोशन है। चार्ज इन मोशन। अब जब चार्ज मोशन में होगा तो मोशन दो तरीके से हो सकता है। मोशन में दो पार्ट्स निकलते हैं, एक पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट। जब चार्ज मोशन में होगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब होगा तब हमें कांस्टेंट वेलोसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ने में आएगा। पहली बात समझ में आई? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज है वो मोशन में होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि पहले से जो वेलोसिटी है वही लास्ट तक रहनी चाहिए, उसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी। जो भी चार्ज पार्टिकल्स है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, यानी उसकी सारी डिस्कशन हम करेंगे इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरिएबल रेजिस्टर यानी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, ये करंट वेरिएबल वेलोसिटी, अदरवाइज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी की जाएगी। जिस जगह पर हमारा चार्ज मोशन में होगा और वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाएगा, यानी कि मोशन में कोई चेंजेस आ रहा होगा, वो डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। वो बात डिस्कशन में मैग्नेटिज्म। पहली बात समझ में आ गई क्या? चार्ज एक रेस्ट था, तब हमने दो स्टेप शुरू किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा पहला और दूसरा चैप्टर उसके ऊपर चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में आ जाए तब हमें दो चैप्टर में पढ़ने में आएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज में मोशन करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि जब वेलोसिटी चेंज है, चार्ज की वेलोसिटी में कोई चेंजेस आए तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसकी बाद डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम टोटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। रेडी? करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? सबसे पहले तो हमें वो समझना है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? पहले तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप सबको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से जितने इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होंगे अकॉर्डिंग टू एनी टाइम, सो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आई से अंडरस्टैंड? मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? इफ एनी चार्ज
as pass out at a conductor cross section at some time, so is equal to electric current of, कोई चार्ज है वो कोई टाइम के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से अगर पास आउट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। आई यानी फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू अपॉन टाइम रेडी, यानी कि फॉर्मूला है क्यू बाय टी। ये हम स्टैंडर्ड मेथड में पढ़ चुके हैं। अगर आपको बोले कि एवरेज बोले, आपको अगर एवरेज बोले, मैंने एवरेज का शॉर्टकट लिखा हुआ है एवीजी। अगर करंट को एवरेज बोले तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये करंट का अगर एवरेज पूछे आपको तो आपको ये फॉर्मूला से हिसाब से आपको करंट का एवरेज मिलेगा। करंट यानी कि क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा समझो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज एट अकॉर्डिंग टू डेल्टा टी टाइम, सो इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेल्टा q बाय डेल्टा टी। चलो अब आई इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है कि इंस्टेंटेनियस यानी स्मॉल टाइम, किसी स्मॉल टाइम के अंदर कोई ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज, अदरवाइज कोई स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज यदि कोई भी क्रॉस सेक्शन में से अगर पास आउट होता है, तब कैसे बोल रहा हूं, अगर कोई स्मॉल टाइम में से कोई स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज कोई कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास आउट होता है तो उसे इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी स्मॉल टाइम एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? अच्छी तरीके से का इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी। ये किसके लिए? स्मॉल इंस्टेंटेनियस, यानी कि स्मॉल टाइम होगा, अगर स्मॉल टाइम कुछ स्मॉल है तो इंस्टेंटेनियस के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। आई एवरेज यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। चलो अब इसका यूनिट देख लेते हैं, क्या यूनिट रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला I इज इक्वल टू q बाय टी था। q यानी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज यानी कि q, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम अपॉन सेकंड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होगा कूलम अपॉन सेकंड। अदरवाइज इसे एम्पियर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस फिक्स दिया क्वांटिटी है, ये में हम पढ़ चुके हैं, फिक्स क्वांटिटी जैसे मीटर है, किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, हाइट यानी कि लेंथ, ये सब फिक्स क्वांटिटी। ऐसे एम्पियर भी एक फिक्स क्वांटिटी है। रेडी? आई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होगा एम्पियर, अदर कूलम अपॉन सेकंड भी हम लिख सकते हैं। रेडी? आगे बात समझ में? एम्पियर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, वो देखना है हमें। चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसे क्या स्केलर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो इसे क्या वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? तो इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा, इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। तो आपको तो ये क्वेश्चन होगा सर इसके डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसे कैसे नहीं कहा जाएगा? तो करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट डज नॉट follow
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का लॉ है वो करंट फॉलो नहीं कर रहा है। रेडी? वेक्टर एडिशन का जो लॉ है वो करंट फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जा रहा। तो सर ये समझ में नहीं आया, करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर एडिशन की जो कंडीशन थी इन चैप्टर नंबर 4 इन स्टैंडर्ड लेवल में हमने पढ़ा था कि वेक्टर कंपोनेंट डज एड्स अप लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि करंट किसके करंट एड्स लाइक स्केलर क्वांटिटी। रेडी? स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा क्यों? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आपको भी बताऊंगा कैसे ये फॉलो नहीं कर रहा है। रेडी? नॉट इफेक्ट ऑफ एंगल, नो इफेक्ट ऑफ एंगल, यानी तो ये एंगल पर भी इफेक्ट नहीं कर, नो एंगल ऑफ सॉरी नो इफेक्ट ऑफ एंगल, वो एंगल पर भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए समझ लो कि यहाँ से कोई 2 एम्पियर का करंट है वो पास आउट हो रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट कोई पास आउट हो रहा है। रेडी? तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हुई तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भी कहते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये अगर वेक्टर क्वांटिटी तो ये फॉर्मूला यूज होगी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फॉर्मूला यूज होगी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रही, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रही तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो करंट है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड है, पर वो इस थीटा यानी एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये फॉर्मूला को वो क्या कर रहा है, ये उसको जरूरत नहीं है, एंगल नहीं है यानी कि ये फॉर्मूला जरूरत नहीं है, पर हमारे हिसाब से लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पर ये करंट फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए करंट को हमने स्केलर क्वांटिटी कहा गया है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा गया है। आई बात समझ में? वेक्टर में कैसा होता है देखो, 3 एम्पियर 2 एम्पियर स्केलर इलेक्ट्रॉनिक 5 एम्पियर, ऐसे दोनों का एडिशन हो जाता है। रेडी? इसलिए इसको क्या आ जाएगा, हमें इसको हमने स्केलर क्वांटिटी का। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? एक और डायरेक्शन ले लेता हूं, चलो ये समझ लो कि 3 एम्पियर, यहां 3 एम्पियर, इसका एंगल कितना है 90, सो अब गया हमारा 5 एम्पियर, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, it does not depend on the angle, current does not depend on the angle, and it not follow the vector addition law, that reason currents are scalar quantity. Understood what I say? आगे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? रेडी? तो इसलिए करंट को हम स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। डन? श्योर? करंट एक टेंशन क्वालिटी है, टेंशन जो अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको पूछा गया एमसीक्यू में करंट कौन सी क्वांटिटी है, आपको ऑप्शन दिया गया है, समझ लो कि आपको ऑप्शन ए दिया गया हुआ है स्केलर, ऑप्शन बी दिया गया हुआ है वेक्टर, ऑप्शन सी दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी गया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, स्केलर। रेडी? इट इज योर राइट आंसर। बट अगर आपको ये दिया गया होगा टेंशन, तो आपका आंसर रहेगा टेंशन, क्योंकि वेक्टर है सॉरी करंट है वो दो क्वालिटी एफ की टेंशन क्वालिटी है, ये टेंशन है वो हम आगे जब पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, जब फिजिक्स पढ़ेंगे या आगे समझ लो कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो और कोई मेडिकल की लाइन चूज करते हो तो ये पढ़ने में नहीं आएगा टेंशन, पर अगर आप बीएससी या एमएससी करोगे, एक्स्ट्रा लेवल फिजिक्स सीखोगे, एक्स्ट्रा फिजिक्स सीखोगे, यानी कि फिजिक्स को डीप में समझने जाओगे, तब मेरा आपके अंदर टेंशन पढ़ने में आएगा। बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 10 और 12। रेडी? यानी करंट है वो टेंशन क्वांटिटी है, पर अगर स्केलर और टेंशन दोनों रहा तो आपको कौन सा टिक करना पड़ेगा,
टेंसर हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि अगर टेंसर स्केलर वेक्टर टेंसर और नॉन ऑफ देम, यानी इसका आंसर आएगा टेंसर। स्केलर क्वांटिटी भी है और टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाएगा। यही बात समझ में ये, यानी कि एमसीक्यू पूछे तो आपको कुछ दिक्कत आनी चाहिए नहीं। टेंसर के बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पढ़ने में नहीं आएगा। टेंसर एक डीप वाला टॉपिक है, उसे हमें फॉलो करना नहीं है यहाँ पर। रेडी? तो चलो एक दो एग्जांपल करवा लेता हूँ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो हमने यहाँ तक जो भी किया है, जो भी डिस्कशन आज हमने कर दी यहाँ पर, वो सभी की एक न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, यानी कि सबकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मिल जाएगी। रेडी स्टूडेंट? चलो एक एग्जांपल करवा लेता हूँ, यानी कि आपको क्वेश्चन है वो करवा लेता हूँ, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। If Q is equal to t square 4t plus 5, find the instantaneous at 3 seconds. So we use the formula electric current instantaneous. Instantaneous का मतलब क्या होता है वो आपको मालूम है। इंस्टेंटेनियस यानी कि स्मॉल टाइम के लिए। अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई तो हमारे पास फॉर्मूला है dq by dt। dq by dt यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका dq by dt, dq by dt किसका बनेगा? डिफरेंशिएशन t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 का डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन करोगे t स्क्वायर है यानी कि 2 आगे आ जाएगा, 2t प्लस 4t, t का क्या होगा 1 यानी कि 4। रेडी? प्लस 5 कांस्टेंट हमें यानी कि उसका 0। तो हमारा इंस्टेंटेनियस आ गया 2t प्लस 4 पर एट t टाइम कितना था? 3 सेकंड। तो 4t इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए यानी कि जहां पर आपको t दिखता है वहां ऐड करना है 3। 2 3 जा 6 प्लस 4 यानी 10 एम्पियर। तो यानी I इंस्टेंटेनियस क्या मिला? I इंस्टेंटेनियस हमें क्या मिला? 10 एम्पियर। क्या मिला हमें? 10 एम्पियर। आगे बात समझ में कैसे हमने फाइंड कर लिया। चलो ये हमारा इंस्टेंटेनियस ये टॉपिक खत्म हो गया। अब I एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, यानी कि I एवरेज क्या मिलेगा? यदि 0 to 2 सेकंड वो हमें ढूंढना है। तो I एवरेज की बात फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। I एवरेज यानी डेल्टा t बाय डेल्टा t, q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1। रेडी? t2 माइनस t1। चलो q2 यानी फाइनल क्या होगा? 2 सेकंड। फाइनल चार्ज क्या होगा? q 2 सेकंड माइनस q 0 सेकंड। ये 0 सेकंड के लिए, रेडी? ये 2 सेकंड के लिए अपॉन t2 माइनस t1 यानी टाइम 2 सेकंड और 0 सेकंड। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 सेकंड में कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज है 2 सेकंड। इलेक्ट्रिक चार्ज जब 2 सेकंड में रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब 2 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 पर t यानी कि t सेकंड में कैसा आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज? t की वैल्यू यहाँ पर क्या ऐड करनी पड़ेगी हमें? 2 4 2 प्लस 5 यानी 4 प्लस 4 8 प्लस 5 यानी टोटल हो जाएगा 17। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? यहाँ पर कोई डिस्कशन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी? q 2 सेकंड के अंदर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था हमारे पास? ये t स्क्वायर 4t प्लस 5। रेडी? उसके अंदर अगर 2 सेकंड के बारे में बात करें तो 2 सेकंड में चार्ज कितना होगा? इतना q इन 0 सेकंड। अब q की जगह क्या यूज करना है? 0 सेकंड। 0 सेकंड में जाओगे तो t की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? 0। t जहां पर दिखता है वहां पर 0 यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 5 यानी कि क्या आएगा? 5 कूलम। जब q 0 सेकंड में आएगा तो 5 कूलम आएगा। रेडी? 2 में से 0 जाएगा 270 माइनस 5 यानी 12/2 यानी कि 6 एम्पियर। यानी I एवरेज हो गया हमारा 6 एम्पियर। I एवरेज हो गया हमारा 6 एम्पियर। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? बात समझ में?
तो आई एवरेज हो गया हमारा 6 एम्पियर। ये आई एवरेज हो गया हमारा 6 एम्पियर। इस तरीके से हम आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज का मिलाकर देख सकते हैं। चलो इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा। इससे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, चलो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, यानी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी ना हो। इससे आई करंट, इससे टी टाइम। अब हम समझते हैं कि 0 सेकंड से बात कर रहे हैं। 0 सेकंड जब हमारा करंट 0 रहेगा, जब हमारा करंट क्या रहेगा 0, समझ लो कि हमारा करंट है वो 0 सेकंड से हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। कैसा आएगा 4। रेडी? इंस्टेंटेनियस है, 3 सेकंड से हमने लिया, समझ लो कि ऐसे मैंने 3 सेकंड का लिया था ना, 2t + 4। अगर t के लिए हमने 0 इसके इंस्टेंटेनियस के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका पहले हमने dq/dt किया था ना इंस्टेंटेनियस के लिए, तो आंसर क्या मिला था? dq/dt करने से हमें आंसर मिला था 2t + 4। यहाँ हमें अगर 0 सेकंड के लिए लेना है, 0 सेकंड या 3 सेकंड था ना, समझ लो कि मुझे 0 सेकंड के लिए लेना है, तो मैं 0 ले लूं, t की जगह अगर 0 ले लूं तो 0 ये पूरा 0 टर्म हो जाएगी और 4, यानी हमें करंट कितना मिलेगा 4। कैसा मिलेगा? इंस्टेंटेनियस कैसा मिलेगा 4। क्या मिलेगा 4, यानी करंट होगा वो 4 होगा, और टाइम अकॉर्डिंग टू कैसा होगा 0, यानी कि टाइम यहां से 0 होगा तो करंट यहां से फ्लो करेगा ऐसे। रेडी? टाइम होगा 0 और एम्पियर 4 एम्पियर। जब टाइम भी बढ़ेगा जब जैसे आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। यहाँ पर कोई डाउट? रेडी? चलो अब जब टाइम 2 सेकंड होगा, जब यहाँ पर टाइम होगा वो 2 सेकंड हो जाएगा, समझ लो कि यहाँ से 0 स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस, अब 2 सेकंड ले लेता हूँ। चलो ये 2 सेकंड ले लिया, तो 2 सेकंड यहाँ 2 ऐड करो टाइम की जगह, 2 + 4 यानी 8 एम्पियर, यानी टाइम अगर 2 सेकंड है, समझ लो कि 2 सेकंड यहाँ है और 8 एम्पियर यहाँ है। ऐसा होगा 2 सेकंड में कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। रेडी? तो ऐसे हम ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और 1-2 एग्जांपल समझाऊंगा, यानी यहाँ पर भी इजी हो जाएगा। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।